हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स कि अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो हमने लास्ट लेक्चर में अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम ये देख चुके थे अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन का अनुप्रयोग क्या है और अपवर्तन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब पूर्ण, इंटरनल मतलब आंतरिक और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या नहीं होता, उसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम को अच्छे से देखना। क्या है इस डायग्राम को अच्छे से देखना। देखो नीचे वाला माध्यम मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझते जाओ, बस आप लोग समझ में आ जाएगा। नीचे वाला माध्यम है सघन माध्यम। सघन माध्यम मैंने माना जल है। ऊपर वाला माध्यम है विरल माध्यम। विरल माध्यम मैंने माना वायु है। नीचे वाला सघन माध्यम जल, ऊपर वाला विरल माध्यम वायु। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। एक एक डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, वैसे चलना है, आगे मत बढ़ो कुछ भी। मैं पहले इस पहले वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, आप कुछ मत देखो आगे वाले डायग्राम्स को, पहले वाले को देखो। देखो पानी है, जल है। मैं पानी दिखा सकता हूँ ऐसे, मैंने पूरे में नहीं दिखाया ताकि ये डायग्राम समझ में ना आए फिर, इसलिए मैं छोटा सा पोर्शन दिखा रहा हूँ। भाई नीचे पानी है, ठीक है, जल है। मैं पहले वाले डायग्राम पे चल रहा हूँ, अच्छे से समझना। सपोज करो यहाँ से किरणें आ रही है, ये किरणें जो आ रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में। अच्छे समझना, ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये वाली किरण, ये कहाँ से जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो मुझे एक बार बताना, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, जैसे मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, कईयों को इसमें डाउट हो तो इस तरह देखते जाना। ये जल रहा या विलंब रहा। यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तब विलंब के पास आएगी, दूर हटेगी, आपको सब दूर हट जाएगी। यह है आपतन कोण I, तो ये क्या होगा, अपवर्तन कोण R। इसका मतलब सघन से विरल में किरणें जाती तो विलंब से दूर हट जाती। देखिए ये पहला डायग्राम, सघन से किरणें विरल में गई तो विलंब से दूर हट गई थोड़ी, मतलब R ज़्यादा है, I कम है। एंगल R ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा दूर हट गई, मतलब एंगल ये ज़्यादा है और एंगल I क्या होता है यहाँ कम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा फिर आगे बढ़ रहा हूँ, समझना। अब मैं सेकंड डायग्राम पे आ रहा हूँ। अब देखो इसी में देखो, आप इसको समझाने के लिए मैं ऊपर चलता आ रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस I कोण को बढ़ाया। देखो कैसे बढ़ा दिया, देखना इस डायग्राम को, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया ऐसे। देखो I बढ़ गया थोड़ा, तो I बढ़ेगा तो ये कोण ज़्यादा डाइवर्ट होगी, तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझना बच्चों, अगर कोण I का मान बढ़ा दिया जाए तो कोण R भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि किरणें उतने ही अविलंब से दूर जाएगी। ठीक है कि नहीं है, उतनी ही किरणें विलंब से दूर जाएगी। सेकंड डायग्राम मैंने ये किया है, I बढ़ा दिया, I को I1 कर दिया, तो R का मान भी R से R1 बढ़ गया थोड़ा। I को बढ़ाने पे R भी बढ़ रहा है। मैंने इस डायग्राम में आपको समझा दिया जो सेकंड वाला बोल रहा है। हो सकता है ये अच्छे से ना दिखे, इसलिए मैंने ये अच्छे से बता रखा हूँ आप लोगों को कि I बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस I का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, तो R का मान भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको ये पता है यहाँ R ज़्यादा होगा I से, मैं भी बता चुका, क्योंकि ये ज़्यादा दूर जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा होगा और ये एंगल क्या होगा, कम होगा। अब सुनना, अब जैसे मैं I को बढ़ाता जा रहा हूँ, देखते जाना बच्चों, मैं डायग्राम को बता रहा हूँ। जैसे मैं I को बढ़ाता जा रहा हूँ, देखिए अच्छे से, I को बढ़ाते बढ़ाते एक कोण ऐसा आया, I को बढ़ाते बढ़ाते एक कोण ऐसा आया, ये रहा वो कोण। I को बढ़ाते बढ़ाते एक कोण ऐसा आया जिसपे ये R कोण इस लाइन के समांतर हो गया, मतलब 90 डिग्री बना चुका। वापस समझना, I को मैं बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, एक कोण I का ऐसा आया जिस पर ये लाइन इसके समांतर आ गई, मतलब ये जो किरण जा रही थी ना, ये किरण और घूम के इसके समांतर चली गई। ये वाला, ये किरण और घूम के इसके समांतर चली गई। इस कोण को
इस आपतन कोण को, जिस पर आर कितना हो गया 90 डिग्री, इस आपतन कोण को बोला जाता है बच्चों क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। इसको सी से भी इंडिकेट किया जाता है, इसको आई सी से भी इंडिकेट किया जाता है, जैसा आप चाहो बस दिखा देना। सी का मतलब है क्रांतिक कोण या आई सी का मतलब भी है क्रांतिक कोण। ये रहा, मतलब आई अगर क्रांतिक कोण हो गया तो आर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सही है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ अगले केस में, अगले केस में क्या कर रहा हूँ, मैं इस आई का मान इस आई सी से भी ज्यादा कर रहा हूं। देखो ये रहा, और जैसे मैंने इस आई का मान आई सी से ज्यादा बढ़ाया, देखो ये प्रकाश किरण यहां तक आ चुकी। अब ये क्या करेगी, घूम के इधर आ जाएगी। देखो घूम के आ गई, मतलब आई का मान जैसे आप क्रांतिक कोण आई सी से ज्यादा करोगे, प्रकाश किरणें पुनः जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में पुनः लौट आती है, जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे, बोर्ड पे फोकस कीजिए ऐसे। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इस डायग्राम को समझाने का पर्पस था इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा समझाना। सुनिए, मैं डेफिनेशन की लाइन बोल रहा हूँ, एग्जाम में आई हुई है, 5 साल में से 2 बार पूछा हुआ है। अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए 1 नंबर में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट आती है, इसी माध्यम में पुनः लौट आती है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ गए, ये पूरा डायग्राम ही दिखा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कि सघन से विरल माध्यम में किरणें जाएगी और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो किरणें उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, फिक्स डेफिनेशन। अगर आपको इसको पूरे को अच्छे से लिखना है, पूरे को आप लिख सकते हो कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। इस आपतन कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और जब प्रकाश किरण इस क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आती है तो किरणें उसी माध्यम में लौट आती है। ये पूरी घटनाएं क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। कोई दिक्कत डेफिनेशन में? मैंने एक एक चीज को यहाँ अलग से डायग्राम से भी समझाया है कि भैया आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो किरणें वापस से लौट जाएगी, और यही घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, यही कि यही मैं इसके साथ के साथ इसकी एक चीज और बताता हूँ, वैसे आगे आएगा पर मैं यहाँ समझा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, उसकी 2 शर्तें होती है। उसकी कितनी शर्तें होती है? 2। क्वेश्चन जैसे 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण आंतरिक, 1 नंबर में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए, कंडीशंस लिखिए, तो कंडीशंस शर्तें क्या है वो सुनो। पहला, डायग्राम में देख के बताना, प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जानी चाहिए? आपका होगा सर प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो पहली कंडीशन यही है, शर्त यही है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखेगा। दूसरी बात, आपतन कोण का मान, देखो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा तो ये होगा, और क्रांतिक कोण से अधिक होते ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो जो आपतन कोण है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? अधिक होना चाहिए। जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी, कंडीशन पूरी होगी, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। सघन से किरणें विरल में जाए, विरल से सघन में नहीं आए, क्यों? उसका रीजन समझ लो। कई सोच रहे हैं सघन से विरल में क्यों भेजा आपने? अरे एक बार बताओ,
अगर मैं विरल से किरणों को सघन में लाता, जैसे देखो मैं ला रहा हूं यहां पे, देखिए अगर मैं किरणों को विरल से सघन में लेके जाता तो ये सघन होता था, विलंब की किरणें क्या होती, पास आती। तो मुझे किरणों को पास नहीं लेके आना, मुझे किरणों को इधर लेके आना, इस माध्यम में वापस। मुझे किरणों को उस माध्यम में नहीं लेके जाना, मुझे को इसी माध्यम में लाना है। तो ये तो उधर जा रही है, क्योंकि मुझे तो इधर चाहिए। इधर के लिए क्या होना चाहिए, विलंब से दूर हटनी चाहिए। और अविलंब से दूर हटने का एक ही रास्ता है कि प्रकाश किरण सघन से किस में जाए, विरल माध्यम में जाए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों इस टॉपिक में। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसी के साथ साथ मैं अगला एक टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूं इसी डायग्राम से, जो है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो मैं देखो इसी डायग्राम को मिटा नहीं रहा था कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी इसी से समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं बस इस हेडिंग को मिटा रहा हूं। अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए कि क्रांतिक कोण क्या है, परिभाषित कीजिए, तो वो देखिएगा विद्यार्थियों। तो क्रांतिक कोण होता है, सुनिए अच्छे से, सुनिए अच्छे से, क्रांतिक कोण जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। सुनिए क्या है ये क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। आपको पता है डायग्राम से, मैंने इसलिए नहीं मिटाया इसको, आपको पता है डायग्राम से। क्या पता है कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया है। तो देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, सघन माध्यम से किरणें कहां जा रही है, शॉर्ट फॉर्म में सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणें जाए, पहली बात। सघन माध्यम से किरणें कहां जाए, विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण कौन सा है यहां पे, आई का वह अधिकतम मान जिस पर मुझे बताओ अपवर्तन कोण कितना होगा, जिस पर अपवर्तन कोण का मतलब आर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाता हो। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता हो, 90 डिग्री। इसको चाहो तो मैं अलग से डायग्राम में ये शो कर सकता हूं। ये रहा सघन माध्यम, देखते जाओ अच्छे से, किरणें आ रही है और किरणें समांतर हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। कब हुआ, जब आई सी के या सी के बराबर हुआ। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता हो विद्यार्थियों, 90 डिग्री हो जाता हो, वही कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहलाता है। अच्छा एक बात समझना, जैसे ये माध्यम जल है तो अलग अलग माध्यम के लिए क्रांतिक कोण भी अलग अलग होगा। जल के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा, हीरे के लिए अलग होगा, जो मैं लिखूंगा भी अभी। क्योंकि भैया जो माध्यम होगा उस अकॉर्डिंग किरणें आर बनाएगी ना। माध्यम कम या ज्यादा सघन है वो डिपेंड करेगा इस माध्यम पे कि माध्यम आपने कौन सा लिया है। तो आई थिंक एक नंबर में अगर क्रांतिक कोण भी आ जाए तो आप बता सकते हो कि यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मैं इसके एक छोटे से डेरिवेशन पोर्शन भी करता हूं बच्चों, उस पर फोकस कीजिएगा एक बार। तो देखना हम एक छोटा सा फॉर्मूला डेराइव करते हैं। वही जल से वायु में किरणें जा रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण IC के बराबर है, तो आर कितना है, 90 डिग्री। अब मुझे एक बार बताना, किरणें किस माध्यम से जा रही है, जल में, किस में जा रही है, वायु में। तो देखो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। फिर सुनिए अच्छे से, जल से किरणें वायु में जा रही है तो आपको पता है, हम पहले लिख चुके, पहले माध्यम से किरणें दूसरे माध्यम में आती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। वैसे ही यहाँ जल से वायु में, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक जल के सापेक्ष वायु को क्या लिखोगे,
वाटर के सापेक्ष एयर का, वाटर के रेस्पेक्ट में एयर वायु का, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस माध्यम में कोण कितना है साइन ऑफ आई, उस माध्यम में कोण कितना है साइन ऑफ आर। भाई जिस माध्यम के सापेक्ष लेते हो उसका कोण अपॉन जिस माध्यम के लिए लेते हो उसका कोण। अगर ये ऐसा है तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या कि वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक क्या होगा, बताओ इसी से। आप बोल दोगे सर वायु के सापेक्ष जल का मतलब NWA, मतलब इसका उल्टा कर दोगे तो ये तो चीज़ें पता है ना अब आपको। अरे ये तो बेसिक्स चल रहा है, ये तो पता है आपको। ये हो जाएगा सर साइन आर अपॉन साइन आर, उल्टा हो जाता है ये, ठीक है, इतना तो पता चल चुका आपको। अब सुनो यहाँ, ये तो सिंपल लिखा हमने, यदि कोण क्रांति कोण हुआ, क्रांति कोण में तो आई नहीं है अभी, यदि कोण क्रांति कोण हो तो क्या होगा, सुनो क्रांति कोण का मतलब आई किसके बराबर है, आई सी के। और मुझे बताओ जब आई सी के बराबर होगा तो आर कितना होगा डायग्राम में, 90 डिग्री होगा। अगर आई सी और आर 90 डिग्री है विद्यार्थियों, तो देखिए मैं समीकरण 1 से लिख रहा हूं, समीकरण 1 से NWA को मैं क्या लिख सकता हूं विद्यार्थियों, साइन आर की जगह 90 डिग्री और साइन आई की जगह साइन ऑफ आई सी। देखो बच्चों, आर की जगह 90 डिग्री, आई की जगह आई सी। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, चूंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे ये वैल्यू 1 हुई, आपने कहा सर ये आ जाएगा साइन ऑफ आई सी। यही तो फॉर्मूला हम निकालना चाहते थे, अरे यही निकालना चाहते थे हम। क्या सुनो, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कहा था वायु के सापेक्ष पानी का है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का पूर्णांक आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। सुनो, दैट NW, और NW का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो आप साइन ऑफ आई सी। इसका मतलब भी मैं ये समझूंगा कि वायु या निर्वात के सापेक्ष वाटर का, पानी का क्या है, अपवर्तनांक। तो विद्यार्थियों सुनो, इसका मतलब जिस माध्यम से किरणें आ रही है, जैसे पानी से आ रही है, जल से आ रही है, तो वाटर का अपवर्तनांक जो होगा वो 1 साइन ऑफ आई सी होगा। ये फॉर्मूला कहाँ यूजफुल है वो सुनो। आपको सपोज करो किसी माध्यम का क्रांति कोण दे दे, समझ आई सी दे दे, कोई डिग्री 30 डिग्री दे दिया, सपोज करो 30 डिग्री दे दिया आई सी का मान कितना दे दिया 30 डिग्री, और आपसे बोले उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए, तो आप डायरेक्ट लगा दो अपवर्तनांक बराबर 1 साइन ऑफ आई सी। डायरेक्ट आप कह सकते हो कि सर वहाँ पे आई सी 30 डिग्री रख देंगे हम। जैसे मैं ले लेता हूँ साथ में क्वेश्चन ले लेता हूँ, बगल में देखो, देखिए जैसे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन छोटा सा ये कहा, यदि माध्यम के लिए क्रांति कोण कितना है 30 डिग्री, तो आई सी कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री। आपको चाहिए क्या अपवर्तनांक, जो भी माध्यम एन ऑफ मीडियम, जो माध्यम चाहिए, और माध्यम के लिए कितना कर दिया साइन ऑफ आई सी। अरे यार माध्यम वाटर है, वहां माध्यम बोल रहा है, एन एम लिख देंगे माध्यम, तो एन एम कितना हो जाएगा, साइन आई सी कितना है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, एन ऑफ मीडियम कितना आ गया बच्चों 2, खत्म का। उस माध्यम का पूर्णांक कितना आ गया आपके पास 2। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बने ना, जहां पे आईसी और माध्यम की बात करें, क्रांति कोण और माध्यम की बात करें, तो वहां आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये छोटा सा था एक डेरिवेशन पोर्शन क्रांतिक कोण का, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैंने आपको अभी भी कहा कि अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग। अरे आपको पता है जैसे वायु है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, जल का कितना होता है 1.33, याद रखना, अरे बता भी रहा हूं। तो अलग अलग माध्यम के लिए एक बार बताओ, अगर माध्यमों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तो क्रांति कोण भी अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। भाई अपवर्तनांक अलग अलग है तो क्रांति कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। अगर क्रांति कोण अलग अलग होंगे विद्यार्थियों, तो मैं एक छोटी टेबल बता रहा हूं, वो सुनिए, ये रही।
जैसे जल है एक माध्यम है, ध्यान रखना 2 का अपवर्तनांक, ध्यान रखना जल का अपवर्तनांक हमेशा होता है 1.33 और वायु का होता है लगभग 1.00 मतलब 1। इन 2 का अपवर्तनांक हमेशा लगभग याद रखिएगा। तो देखिए जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो जब 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है उसका क्रांति कोण आता है 48.75 डिग्री। एक हीरे का और जल का दोनों का ध्यान रखना है, यहाँ पे और दोनों ज़्यादा काम के नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ध्यान रखना हीरे का आया हुआ भी है बोर्ड में। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और हीरे का क्रांति कोण होता है 24.4 डिग्री। एक दो जैसे कांच की क्वालिटी होती है ना अलग अलग, कोई धूप का चश्मा होता है, कोई कैसा होता है, वैसे कांच की 2 क्वालिटी है, एक है क्राउन कांच, एक है फ्लिंट कांच। क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक है 1.52 और फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक है 1.62। क्राउन कांच के लिए क्रांति कोण है 41.14 डिग्री और फ्लिंट कांच के लिए क्रांति कोण है 37.31 डिग्री। मेरा टेबल बनाने का पर्पज ये था, आप ये देख रहे हो कि माध्यम अलग अलग है तो इनके क्रांति कोण भी अलग अलग है और इनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होते हैं। सही है बच्चों यहाँ तक बात? तो ये छोटी सी बेसिक्स बात थी आपकी पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांति कोण की। मैं 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा क्रांति कोण, जैसे एक तो कर ही चुका आपके सामने। अगर क्रांति कोण दे रखा हो, अपवर्तनांक पूछे तो निकाल सकते हो। अगर अपवर्तनांक देता क्रांति, अच्छा देखो अगर मुझे अपवर्तनांक देता तो देखो क्रांति कोण ऐसे निकाल लेता 1/, माध्यम का अपवर्तनांक, और इसका उल्टा हो जाता है ना, ऐसे ये भी कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्रांति कोण के रिलेटेड। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे कि देखो हमने अपवर्तन के अनुप्रयोग पढ़े थे, वैसे हम पूर्णांतिक परावर्तन के भी क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, कि कहाँ कहाँ पूर्णांतिक परावर्तन का उपयोग होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।